ओके। गति के दो रूप होते हैं, एक समान गति और दूसरा असमान गति। ये भी कल लिखा दिया था कि भाई समान समय में समान दूरी तय हो तो एक समान गति, और समान समय में अलग अलग दूरी तय हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, असमान गति। अब एक लाइन लिखो, गति के अध्ययन हेतु, लिखो गति के अध्ययन हेतु निम्न राशियों का ज्ञान आवश्यक है। गति के अध्ययन हेतु निम्न राशियों का ज्ञान आवश्यक है। निम्न राशियों का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि मित्रों हमें गति पढ़नी है तो गति के साथ साथ हमें किसका ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूरी किसको कहते हैं, डिस्टेंस। दूसरा विस्थापन, तीसरा चाल, चौथा वेग, पांचवा संवेग और त्वरण। ठीक है, वो बल के साथ होगा। इनको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इनकी ज्यादा नहीं तो इनकी परिभाषा और इनके मात्रक, दो चीज तो आपको आनी चाहिए। लिख दो, दूरी, निम्न राशियों का ज्ञान आवश्यक है। कौन सी राशियां, लिस्ट बना लो। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, संवेग और त्वरण। ये सभी राशियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। लिख दो। चलो लिख दिया। दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी, संवेग, मोमेंटम और त्वरण, एक्सीलरेशन। हो गया सबका साथ। चलो अब बोर्ड पे देखना, मैं बात करूंगा सबसे पहले दूरी और साथ में बात करूंगा विस्थापन। दोनों की तुलना करके समझाऊंगा ताकि दोनों में अंतर समझ में आ सके, और अंतर समझ में आया तो सत्य असत्य कथन हो सकता है। चलो ढंग से समझना। हम किसकी बात करेंगे, दूरी और विस्थापन की। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता, देखो इधर। ये मान लो अपना घर है और ये मान लो अपना कोचिंग सेंटर है। ठीक है मित्रों, यहां से जब घर से निकले थे यूं गए, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर आगे आए, एक चौराहे से घूम के इधर पहुंचे। तो आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के दौरान जो रास्ता तय किया, इस रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब वही आपके साथ आपकी हॉस्टल में मान लो एक और रहता है जो थोड़ा लेट आया, वो यूं गया, चाय पी के घूम के फिर यूं आया। दूसरा था जाते समय एक जना यूं होके फिर गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो भी रास्ता तय होता है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, रास्ते कई प्रकार के हो सकते हैं, फिक्स रास्ता नहीं होता है। जबकि यह किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है और यह अभी आपकी यहां अंतिम अवस्था है। इन दोनों अवस्था के बीच
न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है इस ओली? न्यूनतम दूरी को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन। तो दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। यानी कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, ये होगी प्रारंभिक अवस्था, और अंतिम अवस्था के बीच न्यूनतम संभव दूरी को क्या कहते हैं मित्रों? विस्थापन कहते हैं। तो दो स्थानों के बीच या प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच कम से कम दूरी कितनी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। तो अगर मैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में न्यूनतम दूरी तय करूं तो बेटा यही क्या हो सकता है? इसका मतलब दूरी और विस्थापन कभी कभार बराबर भी हो सकते हैं। जब आपके रास्ते की लंबाई कम से कम हो तो वही विस्थापन होता है। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, या दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती कभी भी। या तो बराबर होगी, आपने न्यूनतम तय किया तो, या हमेशा क्या होगी? ज्यादा। इसका उल्टा ले लो, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है या हमेशा दूरी से कम होगा। दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी एक ही हो सकती है, इससे कम कोई न्यूनतम दूरी नहीं हो सकती। तो विस्थापन का मान कितना संभव है? एक ही होगा, और वो न्यूनतम होगा। जबकि रास्ते तो अनेक हो सकते हैं, तो दूरी के मान अनंत होते हैं। आया समझ? मैंने क्या बोला कि भाई विस्थापन केवल ये एक ही हो सकता है, जबकि दूरी तो इधर उधर कोई भी रास्ता हो सकता है। तो दूरी के तो अनेक मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का मान एक ही होता है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम कोई ना कोई रास्ता तो तय करेंगे ही करेंगे। चाहे मैं यहां जाके वापस यहां आ गया तो क्या मेरा दूरी 0 होगा? जो रास्ता तय किया वो रास्ता होगा। लेकिन मैं वहां जाकर वापस यहां आ गया तो मेरा विस्थापन क्या होगा? क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या है? प्रारंभिक अवस्था ये, यहां से वापस यहां आया तो प्रारंभिक अवस्था ये, अंतिम अवस्था ये, तो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हुई? तो विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और ग्राफ देखें तो माइनस भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन सीधी रेखा है। तो मैं सीधी रेखा इस साइड करूं तो याद करो +1 +2 3 होता है, और इस तरह करूं तो -1 -2। तो दिशा के आधार पर विस्थापन क्या हो सकता है? नेगेटिव। और विस्थापन की दिशा होती है प्रारंभिक से अंतिम अवस्था की ओर, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है। जबकि दूरी के रास्तों की कोई दिशा नहीं होती है, तो यह कैसी राशि है? अदिश है। तो यह है बेटा अंतर दूरी और विस्थापन। जितने मैंने कथन बोले वो सत्य असत्य के रूप में पूछ सकते, तो वापस 0 से सुनना। जितने स्टेटमेंट मैंने अभी बोले हैं वापस एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जाने में किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, पथ मतलब समझ गए, रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि दो स्थानों के बीच या वस्तु की प्रारंभिक या अंतिम अवस्था के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा, दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, विस्थापन का केवल एक ही मान हो सकता है। दूरी केवल और केवल धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। दूरी के अनंत मान होंगे, विस्थापन का एक ही मान होगा। दूरी विस्थापन के बराबर या सदैव ज्यादा होगी, विस्थापन दूरी के बराबर या सदैव कम होगा। दूरी अदिश होगी, विस्थापन सदिश होगा। तो ये अंतर हो गए बेटा दूरी और विस्थापन। क्लियर? लिखा दूं? लिखो। इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता दूरी विस्थापन का। तो लिखो, एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन। दूरी और विस्थापन। लिखो, दूरी किसी वस्तु द्वारा
किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ समझ गए? रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। लिखो विस्थापन में किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था के मध्य न्यूनतम संभव दूरी को प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था के मध्य न्यूनतम संभव दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम संभव दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दूरी में लिखो। दूरी के अनंत मान होते हैं, अनेक मान होंगे। दूरी के अनंत मान होते हैं। दूरी के अनंत मान होते हैं। विस्थापन में लिखो, विस्थापन का एक ही मान होता है। विस्थापन का एक ही मान होता है। दूरी में लिखो, दूरी सदैव धनात्मक होती है या केवल धनात्मक होती है? दूरी सदैव धनात्मक होती है। केवल क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। लिख दिया? फिर लिखो दूरी में, दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। विस्थापन में लिख दो, दूरी के बराबर या कम होता है। विस्थापन दूरी के बराबर या कम होता है। फिर लिखो, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। लिख दिया सबने? दूरी का मात्रक लिखो, क्या होता है? ऐसा ही मात्रक तो मीटर ही लिखते हैं बेटा अपन, लंबाई का मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी मीटर। अब गाड़ी हमेशा क्या तय करती है? दूरी। और एरोप्लेन हमेशा क्या तय करता है?
विस्थापन, क्योंकि न्यूनतम संभव दूरी पर जाता है। गाड़ी का हमेशा दूरी होगी डिस्टेंस, और एरोप्लेन हमेशा विस्थापन तय करेगा, सीधी न्यूनतम दूरी पे ही जाता है। तो ये हो गया मित्रों दूरी और विस्थापन। बढ़े आगे, अगला लिखो, एक तरफ चाल और एक तरफ वेग। चाल और वेग, एक तरफ लिखो चाल स्पीड और एक तरफ लिखो वेग वेलोसिटी। चाल और वेग। देखो मित्रों, चाल किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती है उनका अनुपात हमेशा क्या कहलाता है? चाल। तो निश्चित समय को अपन क्या कह सकते हैं? एक अंक। निश्चित अंक एक प्लस अंक क्या हुआ? एक अंक। दीर्घ संधि हो गई। अरे एक प्लस अंक क्या हुआ? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई, लिख दो बेटा, तय की गई दूरी को दूरी को चाल कहते हैं। क्या हुआ? एक दीवार खींच दी जाए बीच में। लिखो बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस बस, मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी कि वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो एरोप्लेन का हमेशा वेग होता है और गाड़ी की हमेशा चाल होती है। और मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। लिख दो। हो गया सबका साथ? चाल में लिखो बेटा अदिश राशि होती है और वेग में लिखो सदिश राशि होती है। चाल अदिश होगी और विस्थापन सदिश। तो सदिश की वजह से ये भी सदिश। तो ये तो हो जाएगी कैसी राशि? अदिश
और ये हो जाएगी सदिश। बोलो महाराज, तो कोई तकलीफ? पेट दुखे? चलो इधर। अभी भेजता हूं भाई, जो भी डिस्टर्ब करेगा महाराज को उसको बाहर भेजूंगा, ध्यान रख। चलो इधर, बस बस मजाक हो गई, बहुत है, वापस वोट पे आओ। बस इधर उधर नहीं, इधर वोट पे। देखो मजाक ठीक है, पर इतनी भी मजाक नहीं होनी चाहिए कि महाराज को गुस्सा आ जाए। महाराज गुस्सा तो नहीं आता? पूछ ले तो दोरे, आता है ना? देख लो, आता है भाई, ध्यान रखना। इसलिए आज से कोई मजाक नहीं करेगा, सही है ना? चलो कोई नहीं, आप सबके चहेते हो। चले बढ़े आगे। अरे हम पढ़ रहे हैं क्या? दूरी और विस्थापन, चाल और वेग। अब लिखो त्वरण, एक्सीलेशन। त्वरण, त्वरण, त्वरण नहीं, त्वरण तो बाद में है। फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? त्वरण की, एक्सीलेशन। लिखो मित्रों, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे बेटा? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि ये बराबर हो जाएगा dv बटा dt, या हम लिखें हिंदी में शब्दों में तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इसको समाकलन के रूप में लिख दिया dv बटा dt। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? वेग है, वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, और समय सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण होते स्क्वायर हो जाएगा, सिंगल से क्या हो जाओगे? डबल। तो जब भी त्वरण आ जाए तो स्क्वायर करना मत भूलना, डबल हो जाओगे, ऐसे याद रखना। त्वरण होते ही क्या हो जाओगे? दो। तो ये हो जाएगा। इसका मात्रक अक्सर पूछते हैं, ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन की दर, निश्चित समय में निश्चित परिवर्तन। इसके बाद अगला कौन सा है? संवेग। लिखो, लिखो संवेग P। बताओ संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान को वेग से गुणा करने पर प्राप्त राशि क्या कहलाएगी बेटा? संवेग कहलाती। यानी कि संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान
इंटू वेग, P बराबर m इंटू वी। और मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? अरे द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी। और इंटू है वेग क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में, संवेग का मात्रक। तो जो फॉर्मूला याद है तो मात्रक मन से भी निकल सकता है। द्रव्यमान इंटू वेग याद है तो हो गया ना, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। हो गई सभी राशियां जो लिखी थी मैंने, सभी की डेफिनेशन आ गई और उनके फॉर्मूले आ गए और उनके मात्रक आ गए। देखो इधर सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी वस्तु हो उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना करे तो समय के साथ उसकी स्थिति उसके सापेक्ष बदल रही हो तो वह वस्तु गतिशील होती है। कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान गति, और अलग अलग दूरी करे तो असमान गति। फिर हमने बात की गति के लिए, हमने सबसे पहले बात की दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई वस्तु जितना रास्ता तय करती है वो दूरी कहते हैं। जैसे अपन किसी के घर जाते हैं, वापस रवाना होते हैं, आप उधर से आए क्या? अरे उस रास्ते से मत जाना, यहां से आप सीधे जाना और सीधे राइट टर्न लेना, सीधी मेन रोड आ जाएगी। तो हुई तो दूरी, इससे आपकी दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो दूरी क्या होता है? रास्ते की लंबाई। और किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। फिर चाल क्या होगा बेटा? एकांक समय में तय दूरी और एकांक समय में तय विस्थापन। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, और त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। एक प्रश्न लिखो। लिखो एक धावक 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान के 3 चक्कर लगाता है। तो विस्थापन होगा, तो विस्थापन कितना होगा? बताओ बेटा निकाल के। मित्रों ये प्रश्न ये कह रहा है हमें पक्का कि ये एक वृत्ताकार मैदान है और वो यहां से रवाना हुआ और इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी? 5 मीटर। एक चक्कर पूरा किया, दूसरा किया, और कितने चक्कर पूरे किए? तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन हो जाएगा 0। बताओ क्यों? क्योंकि यहां से रवाना होकर वापस कहां आ गया? तो प्रारंभिक अवस्था यही, अंतिम अवस्था यही, तो इसका विस्थापन क्या हुआ? 0। और दूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 3 2 पाई आर हो जाएगी ना। नेक्स्ट एक औरली बताना, अगर वो धावक इसके 3.5 चक्कर लगाता तो बेटा विस्थापन कितना होता? कितने चक्कर? 3.5। तो विस्थापन बताओ, तो विस्थापन कितना होता? हाँ बेटा 10 मीटर। कितना होता? 10 मीटर। कैसे? यहां से रवाना हुआ,
एक चक्कर पूरा किया, दूसरा किया, तीसरा किया और फिर आधा किया, तो आधे में यही आएगा। तो बताओ ये दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो ये भी कितनी है? तो 2r हो जाएगा ना। और विस्थापन कितना होगा? 2r। और r कितनी दी हमने? 5 मीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया? 10 मीटर। तो आधा चक्कर लगाए तो विस्थापन त्रिज्या का दुगुना होता। न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी सीधी रेखा यही तो हुई। आया समझ में? समझ में नहीं आया सर? इसमें क्या समझ में? अरे भाई चक्कर लगा रहा है पूरा, तो जहां से रवाना हुआ वहीं तो वापस आएगा, तब चक्कर पूरा होगा। तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक ही जगह हुई, तो विस्थापन क्या होगा? अरे भाई देखो 3 चक्कर पूरे लगा रहा है, तो यहां से रवाना हुआ और वापस यहाँ आया तो वह 1 चक्कर, फिर रवाना हुआ वापस यहाँ आया तो वह 2 चक्कर, फिर वापस हुआ तो 3 चक्कर। पहली अवस्था कहाँ थी? यहीं। और हम चक्कर पूरा करने के बाद अंतिम अवस्था भी कहाँ है? तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही जगह है, तो बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई? 0, इसलिए विस्थापन 0। और आधा चक्कर लगाए तो यहां से यहां है, तो आधा चक्कर कितना हुआ? 10 मीटर। तो निर्भर करेगा पूछने पर, है पाव। तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई, नहीं 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा ना। अर्धांश परिधि का चौथा भाग निकालो फिर। अरे भाई फिर आपके वो पाइथागोरस हो जाएगा, न्यूनतम दूरी। फिर पाइथागोरस लगेगा। ये कितनी हुई? 5। ये कितनी हुई? 5। और ये लगा दो। अरे भाई मैंने क्या बोला? फिर तो पाइथागोरस लगेगा ना। हाँ तो जो भी आएगा लगेगा तो वही ना, न्यूनतम दूरी। तो फिर ये तो गणित है भाई, आपको तो सीधी रेखा चाहिए ना न्यूनतम दूरी में। और वैसे ऐसा नहीं आएगा, आधा आएगा, पूरा आएगा, क्योंकि ये फिर डाटा सॉल्व नहीं होगा। फिर यात्री अपने जोखिम पे सफर करें। मैं तो कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, आ सकता तो निकाल देना, मैं कब मना कर रहा हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आने में तो कुछ भी आ सकता भाई साहब, कंपटीशन है। नेक्स्ट। मेरे को और आपको पूछ के नहीं आएगा, और अगर पूछ के आता तो अपन वही चीज पढ़ते। इतनी क्यों रामायण पूरा नोटबुक भर दी है भाई। चलो इधर उधर नहीं, इधर बोर्ड पे लिखो टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार लिखो सर। सबसे पहले गति क्या होती है हमने पढ़ा, गति के अंदर कुछ राशियां होती है उनको पढ़ा। अब पढ़ते हैं गति के प्रकार, फिर पढ़ेंगे गति के नियम, गति के प्रकार। चलो सबसे पहले लिखो नंबर 1, एक विमीय गति 1D। एक विमीय गति 1D क्या हो गया रे? लिखो 1D एक विमीय गति। मैंने बोर्ड पे लिखा तब तक पीछे तो मैंने कहता नहीं क्या कर दिया। कोई बात नहीं, लिखो 1D एक विमीय गति। लिखा? इधर देखो बोर्ड पे। प्यारे विद्यार्थियों 3 होती है, 1D 2D और 3D। एक विमीय गति, दूसरी कौन सी होगी बेटा? द्विविमीय गति, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 2D। और तीसरी त्रिविमीय गति, और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? 3D। आपको एक ही लिखनी है, मैं तीनों लिख रहा हूं,
आपको केवल एक लिखना है 1D। मैं इनकी परिभाषा लिखूंगा, उदाहरण लिखूंगा, फिर आगे। तीनों में इसलिए लिखा क्योंकि मैं तीनों की तुलना करके समझाऊंगा ताकि आपको तीनों में अंतर समझ में आ सके। अब आप लिखना मत तीनों एक साथ। चलो बोर्ड पे देखो। 1D, 2D और 3D को एक नॉर्मल भाषा में समझाने का प्रयास करूं ताकि कभी आपके प्रश्न गलत नहीं हो। याद रखना बेटा, आपने कभी ग्राफ बनाए होंगे तो देखा होगा अक्ष कितने होते हैं? 3। एक होता है x, एक होता है y और एक बाहर निकला हुआ होता है z। 3 अक्ष होते हैं बेटा। अब याद रखना, जब भी कोई वस्तु किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करे, x के करे सिर्फ x, y के करे सिर्फ y और z के करे तो सिर्फ z, यानी x के अनुदिश गति कर रही है तो क्या हुआ? सीधी रेखा। y के कर रहे तो भी क्या हुआ? सीधी रेखा। तो जब भी किसी वस्तु की गति केवल और केवल सीधी रेखा में होती है तो उसको हम 1D कहते हैं। किसी भी वस्तु की सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, यह हम कह सकते हैं एक अक्ष के अनुदिश गति। एक अक्ष के अनुदिश गति जो भी है उसे हमेशा कहा जाता है 1D। किसी भी वस्तु की मित्रों सीधी रेखा में गति होगी तो उसे हमेशा क्या कहा जाएगा? 1D कहा जाएगा, एक विमीय गति। जैसे बालक का एकदम सीधी रेखा में दौड़ना, गाड़ी का एकदम सीधी चलना, जो भी सीधी रेखा में चले तो वो हमेशा कौन सा होगा? 1D, एक विमीय गति। दूसरा है बेटा द्विविमीय गति, ये हो जाएगा दो अक्ष के अनुदिश गति। दो अक्ष के अनुदिश यानी कि तल में गति। तल कैसे? जैसे ये है तो यहां देखो, यहां तो यूं हो सकती है x या इधर हो सकती है y। z जो है वो ये है, तो हवा में गति नहीं। जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं आगे पीछे जा सकता हूं, तो आगे पीछे जाऊं तो हुआ तो x सीधी रेखा, या मैं बाएं दाएं जा सकता हूं और बाएं दाएं गया तो क्या हुआ? y। क्या मैं हवा में उड़ सकता हूं? तो मेरी गति क्या होगी? 2D। यानी कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी तल पर जो गति होती है वो हमेशा 2D होता है, जिसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं, बाएं दाएं जा सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं। तो एक चींटी अगर सतह पर चल रही है तो बताओ कौन सी गति होगी? चींटी की 2D। क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे जा सकती है, बाएं दाएं जा सकती है, हवा में नहीं। हम पैदल चलते हैं, कौन सी गति होती है? 2D। और ऐसी गति जिसमें आप आगे पीछे भी जा सकते हो, बाएं दाएं भी जा सकते हो और ऊपर नीचे भी जा सकते हो, यानी कि तीनों अक्ष में गति। तीनों अक्ष के अनुदिश गति। और इसका एग्जाम्पल है मित्रों हवाई जहाज की गति। याद करो, हवाई जहाज आगे भी जाती है, बाएं दाएं भी जाती है और ऊपर नीचे भी जाती है। पतंग की हवा में गति ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे। मछली की पानी में गति 3D होगी। तो ये है 1D, 2D और 3D। आया अंतर समझ में? किसी भी सतह पर कोई चिपक के गति कर रहा है तो 2D। जैसे मैंने ये शब्द लिखा है अ, तो ये अ, इसकी क्या है? लंबाई है। इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसकी मोटाई नहीं, तो ये कौन सा हुआ? 2D। और जैसे मोबाइल आपके पास है वास्तविक वस्तु, तो ये क्या होगी? 3D। कैसे? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। इसीलिए इसको हम कौन सी गति कहेंगे? तो जो वास्तविक वस्तु होती है वो हमेशा क्या होती है? 3D।
मॉडल क्या होते हैं 3D, लेकिन शब्द लिखते हैं, चित्र बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं 2D। कोई कहता है ना 3D फोटो लग रहा है, मतलब ऐसा फोटो जिसमें ये लग रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और उभरा हुआ मोटाई भी दिखती है, तो वो 3D होता है। आया समझ में? तो ये हो गया। हाँ, विस्थापन एक भी में होगा हमेशा सीधी रेखा, मतलब कौन सा हुआ 1D। 2D वेग है था, वो अलग मैटर है भाई साहब। विस्थापन कभी 1D 2D नहीं है, विस्थापन गति नहीं है, विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहा जाता। गति कहां हुआ? मन से ही टिपा ठोक दिया, मेरे को वापस सोचने पे मजबूर हुआ। मैं भी एकदम वापस सोचा, मैंने कहा विस्थापन गति कैसे? विस्थापन तो एक अवस्था है जिसमें न्यूनतम दूरी को दर्शाया जाता है, वहां कोई गति थोड़ी हो रही है, गति तो वस्तु करेगी। नेक्स्ट, हाँ 1D का उदाहरण, मैं सीधी रेखा में जाऊं, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाऊं, तो ये 1D। कंडीशन है कि आपको सीधी रेखा में चलना होगा, तब ही 1D होगा, नहीं तो 2D। चलो लिखो, एक विमीय गति किसी वस्तु की, एक विमीय गति में लिखो किसी वस्तु की किसी एक अक्ष के अनुदिश गति, किसी वस्तु की एक अक्ष के अनुदिश गति, एक अक्ष के अनुदिश गति अर्थात सीधी रेखा में गति, किसी एक अक्ष के अनुदिश गति अर्थात सीधी रेखा में गति। उदाहरण, सीधी रेखा में दौड़ता हुआ बालक। शर्त है मित्रों, रेखा कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। दूसरा लिखो 2D। लिखो 2D द्विविमीय गति। लिखा है मित्रों 2D। लिखो किसी वस्तु की दो अक्ष के अनुदिश गति, किसी वस्तु की दो अक्ष के अनुदिश गति, दो अक्ष के अनुदिश गति। दो अक्ष के अनुदिश गति क्या कहलाएगी मित्रों? 2D। उदाहरण लिखो, चिट्टी की सतह पर गति, चिट्टी की सतह पर गति। तोप से निकले हुए गोले की गति, तोप से निकले हुए गोले की गति। हाँ द्विविमीय। क्यों बताओ? वो 1D होगी, सीधी रेखा। बताओ, तोप से निकला हुआ गोला 2D क्यों बोला मैंने? हाँ, क्योंकि वो सीधा जाके नीचे आएगा, तो एक अक्ष इधर और एक नीचे, तो दो अक्ष हुआ। क्योंकि देखो वो इधर, ये तोप है तो ऐसे जाके आता है, गोली तो स्ट्रेट होगी ना। अगर आपने हवा में फेंकी तो अलग मैटर है, किसी कोण से फेंकी तो 2D होगा। मतलब तोप ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये एक एंगल से फेंका जाता है, तो किसी एंगल से फेंकेंगे तो सीधी रेखा में अधिकतम दूरी ऊंचाई तय करेगा, फिर नीचे।
जैसे एक गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, बल्लेबाज ने शॉट मारा तो कौन सी गति होगी? 2D। अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वापस नीचे आना। तो एक रेखा इधर, दूसरी रेखा ये, तीसरी कहां है? आगे पीछे ही तो जा रही है, बोले आगे और नीचे जा रही है, बायां दायां नहीं। गेंद ही थोड़ी जाती है। नेक्स्ट नहीं, मुझे नहीं पता, देखो आगे। अरे इधर मैं गति करा रहा हूं, पता है तेरे को? किसकी बात कर रहा हूं मैं? गति की। नेक्स्ट लिखो 3D, 3D में गति। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? 3D की। किसी वस्तु की तीनों अक्ष के अनुदिश गति। किसी वस्तु की तीनों अक्ष के अनुदिश गति क्या कहलाएगी बेटा? 3D। तीनों अक्ष के अनुदिश गति 3D कहलाती है। थ्री कहलाती है, तीनों अक्ष के अनुदिश गति। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा बेटा? लिखो, हवा में हवाई जहाज की गति, हवा में हवाई जहाज की गति, और पक्षी की हवा में गति, पक्षी की हवा में गति, पानी में मछली की गति, पानी में मछली की गति कौन सी होगी बेटा? 3D। पतंग की हवा में गति, पतंग की हवा में गति, ये सब आपके कौन सी हो जाएगी? 3D। तो ये हो गया 1D, 2D और 3D। लिख दिया तीनों। अब लिखो चौथी गति। लिखो फोर्थ, लिखो बेटा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। लिखो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। कंपन गति। लिखो, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो, गोलाकार पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो, तो पथ वृत्ताकार होगा तो गति कौन सी हो जाएगी? वृत्तीय। उदाहरण लिखो, पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाना, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, मौत के कुएं की में भी कौन सी गति होती है बेटा? वृत्तीय गति। मौत के कुएं में गति, मोटरसाइकिल घूमती है ना, वृत्ताकारी घूमती है, तो ये हो जाएगी वृत्तीय गति। अगला लिखो आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। बताओ बेटा आवर्त गति क्या होती है?
ऐसी गति जिसमें कोई भी वस्तु निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहराती है। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, हर एक सुई निश्चित समय बाद अपने पूरे रास्ते को क्या करेगी, दोहराएगी। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति 1 साल बाद पूरे अपने रास्ते को दोहराएगी। तो कोई भी गति हो सकती है जिसमें वस्तु अपने रास्ते को एक फिक्स टाइम के बाद वापस रिपीट करे, तो उसको क्या कहा जाता है, आवर्त गति। लिखो, वह गति जिसमें कोई भी वस्तु निश्चित समय बाद अपने रास्ते को दोहराती है। निश्चित समय बाद अपने रास्ते को दोहराती है। अपने रास्ते को क्या करती है बेटा, दोहराती है। उदाहरण, घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति। दूसरा लिखो, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। कुल मिला के कोई भी गति हो, कोई भी वस्तु वृत्ताकार घूम रही हो, तो हमेशा वो अपने रास्ते को निश्चित समय बाद क्या करती है, दोहराती है। तो कौन सी गति हो जाएगी? एक आवर्त का ही उदाहरण है बेटा, लिखो सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम बोलते हैं। सरल आवर्त गति, लिखो सरल आवर्त गति। कौन सी गति? सरल आवर्त गति। किसको कहेंगे बेटा सरल आवर्त गति? जिसमें कोई भी वस्तु अपने रास्ते को तो दोहराएगी, यानी कि आवर्त गति तो है, लेकिन एक मध्य अवस्था, बीच की अवस्था के आसपास अपने रास्ते को दोहराती है। यानी कि ये मध्य अवस्था हो गई, तो यहां से जितनी इधर गई उतनी वापस इधर आती है। तो ये हो गई सरल आवर्त गति, झूले की गति। आपने झूला खाया कभी? तो झूले की गति कौन सी होती है? आवर्त गति तो है ही है, लेकिन कौन सी आवर्त गति है? सरल आवर्त गति। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, ये सब कौन सी हो जाएगी? सरल आवर्त गति। और इसमें समय है दोलन का, वो है 2 पाई रूट L अपॉन G। अब बताओ, ये एक झूला है और इस झूले पर एक ये व्यक्ति बैठे बैठे झूला झूल रहा है। अभी यहां से खड़ा हो जाए तो झूले की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई, इसका द्रव्यमान के अंदर यहां आ रहा है। अब ये खड़ा होगा, द्रव्यमान के अंदर यहां आ जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी? कम। और लंबाई कम तो लंबाई t के क्या है? समानुपाती। तो t है समय आने जाने का, तो लंबाई कम तो समय कम। तो 1 सेकंड जाता था 5 सेकंड जाता था, वहां 1 सेकंड लगा, तो आने जाने का समय क्या हो गया? कम। तो आवर्तकाल क्या हो गया? कम। तो दोलन क्या हो गया? ज्यादा। लिखो, किसी वस्तु की लिखो, किसी वस्तु की एक मध्य अवस्था के आसपास गति को, एक मध्य अवस्था, किसी वस्तु की एक मध्य अवस्था
के आसपास गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं, जिसका आवर्त काल, फॉर्मूला लिख दो बेटा, T बराबर 2πL/G। आवर्त काल T बराबर 2π×L/G। टू पाई L/G लिख दो जी। उदाहरण लिखो, बस एग्जाम्पल, बस इतना भी नहीं बोलना है, ठीक है? मजाक की जगह पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण लिखो बेटा। झूले की गति, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, और क्या हाँ, बाल्टी की गति। सही है, बिल्कुल, जो होगा वो तो होगा। चलो नेक्स्ट, एक लिखो बेटा सेवंत, घूर्णन गति, रोटेशन मोशन। लिखो घूर्णन गति, घूर्णन गति किसको कहते हैं? घूर्णन गति किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे लट्टू को घुमाते थे, याद करो, धागे से बांध के। याद नहीं आया? हाँ, चक्री घुमाते थे, याद करो। अपने अक्ष पर घूमना। लिखो किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अक्ष पे ही तो घूम रहा है वो भी। उदाहरण लिखो बेटा, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और लिख दो लट्टू की गति, लट्टू भी घुमाते थे ना बचपन में, लट्टू की गति। तो ये हो जाएगी मित्रों आपके घूर्णन गति है। सरल आवर्त, निश्चित अक्ष के मध्य बिंदु के आसपास गति, 2πL/G। क्या हो गया? फॉर्मूला समझाया, थोड़ी फॉर्मूला लिखाया है। मैंने कहा L कम होगा तो L कम होगा तो T भी कम होगा, तो T क्या, आने जाने का समय कम होगा तो समय कम तो ज्यादा चक्कर। नेक्स्ट भाई, एक दोलन हुआ, ये आके ये एक दोलन हुआ, अब इसमें 1 सेकंड लग रहा है और इसकी जगह आधा सेकंड लगेगा तो क्या होगा? तो दोलन ज्यादा होंगे ना, स्पीड बढ़ गई। नेक्स्ट, टाइम कम हो गया। तो ये हो गई गति के प्रकार और उनके एग्जाम्पल। अब लिखो गति के नियम। गति के नियम, बताओ गति के कितने नियम हैं जो किस में दिए गए? न्यूटन की पुस्तक कौन सी बेटा है? बेटा
लिखो, गति के नियम न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए गए। गति के नियम न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए गए। गति के नियम न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए गए। पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? प्रिंसिपिया। चलो लिखो नंबर 1, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या नाम है बेटा इसका? लिखो, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखो, जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। लिखो। अच्छा बेटा, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन? जड़त्व का नियम। तो सबसे पहले जड़त्व किसे कहते हैं, बाद में नियम की बात करेंगे। जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है बेटा? जड़त्व, सुनना, किसी भी वस्तु की जब अपन अवस्था बदलते हैं तो उसके अवस्था परिवर्तन में किया गया विरोध ही जड़त्व कहलाता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व ज्यादा होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। जैसे मान लो ये कोई टेबल कुर्सी पोडियम पड़ा है, एक बच्चा इसको धक्का दे रहा है और धक्का देके इसको आगे खिसकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये पोडियम उसके द्वारा लगाए गए धक्के बल के द्वारा बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो वो बल कहलाएगा जड़त्व। और उससे ज्यादा बल लगाएंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा। तो किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया वह बल जहां तक वो उसका विरोध करती है और अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, वह बल कहलाता है जड़त्व। एक थर्ड ग्रेड का एग्जाम था पिछले साल, प्रश्न आया, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा है? ऑप्शन, ट्रक, कार, स्कूटर, साइकिल। तो उत्तर क्या था? ट्रक। तो कुल मिला के एग्जामिनर सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि आपको जड़त्व का अर्थ आता है या नहीं। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका विरोध ज्यादा होगा, तो जड़त्व को एक तरह से द्रव्यमान की माप भी माना जाता है। लिखो जड़त्व का अर्थ। लिखो, जड़त्व बराबर किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में किया गया विरोध, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में किया गया विरोध जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में किया गया विरोध जड़त्व कहलाता है। जो द्रव्यमान की माप भी माना जाता है। जो द्रव्यमान की माप भी माना जाता है। द्रव्यमान की माप भी माना जाता है। अब लिखो बेटा जड़त्व का नियम। ये तो जड़त्व का अर्थ बताया था।
ये नियम क्या कहता है? लिखो, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील तथा स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करती है, स्थिर रहने का प्रयास करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो हमेशा कोई भी वस्तु मित्रों जिस अवस्था में होती है सदैव उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। यह है मित्रों जड़त्व का नियम। और अगर हम उसकी अवस्था बदलेंगे तो उसका विरोध करेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व। उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो। अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा, अचानक गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकना। अचानक गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकना। और लिखो, अचानक गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकना। और क्या होगा बेटा? डंडे से पीटने पर कंबल से धूल के कणों का हटना। डंडे से पीटने पर कंबल से धूल के कणों का हटना। रजई, धूल के कण हटते कि नहीं हटते? धूल के कणों का हटना। तीसरा लिखो, मतलब जो भी अगला लिखो। पेड़ हिलाने पर फल व पत्तियों का गिरना। हाँ, पेड़ हिलाने पर फल व पत्तियों का गिरना। ये उदाहरण होंगे मित्रों आपके कौन सा नियम? प्रथम नियम, जिसको किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम। लिखो दूसरा, सेकेंड, संवेग संरक्षण का नियम। लिखो संवेग संरक्षण का नियम। लिखो इसमें, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। बाह्य बल के समानुपाती होती है।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के क्या होगी बेटा? समानुपाती होती है। ये क्या लिख दिया रे? ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? डीपी बटा dt। ये लिखो। संवेग p होता है, परिवर्तन दर याद करो dv बटा dt लिखा नहीं लिखा? वेग प्रोपोर्शनल f। उदाहरण लिखो, इस समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता है। एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो। खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। दूसरा, कांच की वस्तु को पैक करते समय रुई या थर्माकोल का प्रयोग करना। रुई या थर्माकोल का प्रयोग करना। रुई या थर्माकोल का प्रयोग करना। देखो बेटा, एक खिलाड़ी कैच यहां पकड़ रहा है और एक यहां से गेंद को पकड़ के यहां तक ला रहा है, तो संवेग में परिवर्तन में समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो समय बल के क्या है? विपरीत। तो बल का प्रभाव क्या होगा? घटेगा। तो चोट लगने का खतरा कम होगा, तो चटकने का खतरा कम होगा। ये कारण होता है। इसलिए खिलाड़ी इसको लाके यूं करता, तो यूं लाएगा, कुल मिला के हाथ को पीछे की ओर ले जाएगा। और जो अक्सर यूं कैच करते हैं वो अक्सर छूटता है। देखना कभी। नेक्स्ट, तो ये हो गया मित्रों dp बटा dt। नेक्स्ट देखो, रुई वाला बताऊं। इधर देख मेरे भाई, ये एक मूर्ति है कांच की, इसको मैंने पैक किया, और एक मूर्ति है, इसको मैंने पैक किया, ये रुई डाल दी। अब यहां चोट लगी तो यहां से बल यहां लाने में समय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और यहां चोट लगी तो तुरंत गया, तो यहां तक आएगा तो प्रभाव कम होगा, तो टूटने का खतरा कम हो जाएगा। ऐसे एक लाइन लिखो, यह नियम बल को भी परिभाषित करता है। एक लाइन लिखो, यह नियम बल को भी परिभाषित करता है। यह नियम बल को भी परिभाषित करता है। बल को भी परिभाषित करता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
यानी कि F बराबर एम ए, फादर बराबर मदर, पिताजी बराबर माताजी, F बराबर एम ए लिख दो, फादर बराबर मदर, F बराबर एम ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, सुनो इधर देखना। संवेग संरक्षण का नियम, बोर्ड पे देखना अच्छे से बेटा, इस फॉर्मूले को मैं लाता हूं। संवेग संरक्षण के नियम से लिख रहा हूं F प्रोपोर्शनल dp बटा dt। कोई डाउट इसमें? यही है नियम। याद करो P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर क्या होता है, mv। तो F प्रोपोर्शनल हो गया d mv बटा dt। चूंकि याद करो द्रव्यमान जो होता है वह हमेशा एक नियतांक है, यानी कि जिसका मान कभी बदलता नहीं है। इसलिए मैं अगर इसको यहां लिखूं आगे तो ये नियतांक आ गया, तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा और ये हो जाएगा m dv बटा dt। कुछ नहीं किया, इसको आगे लिखा बस। तो गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो बेटा याद करो, चूंकि a बराबर होता है dv बटा dt, याद आया? तो F बराबर m और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a। तो ये हो गया बल, ये हो गया बल, ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया त्वरण। तो ये फॉर्मूला आ गया, F बराबर क्या हुआ बेटा, ma। लिख दो। तो बल की परिभाषा दे दी यहां से, हाँ पूरा लिख दो। बंद कर, बंद कर। हो गया? लिखो तीसरा, लास्ट, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लास्ट लिखो तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिखो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, लिख दिया क्रिया प्रतिक्रिया, लिखो लिखो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है।
इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। चाहे कोई भी क्रिया हो बेटा, उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जरूर जरूर होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी एक क्रिया है और मेरे बाद वापस पीछे क्या होगी? प्रतिक्रिया। ये प्रकृति का नियम। लिखो उदाहरण। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। लिख दिया? बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। रॉकेट का प्रक्षेपण। लिखो दूसरा उदाहरण। रॉकेट छोड़ना, रॉकेट का प्रक्षेपण। तीसरा, पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगना। लिखो बेटा, पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगना। पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगना। ये सब आपके हो जाएंगे क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण। और लिखो, नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर जाना। नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर जाना। ये हो गया बेटा क्रिया प्रतिक्रिया। अब लिखो लास्ट पॉइंट। गति के तीनों समीकरण लिख दो। गति के समीकरण क्या हुआ महाराज? कौन सा? लिखो गति के समीकरण, तीनों समीकरण लिख दो। कौन कौन सा बताओ? प्रथम समीकरण लिखो बेटा, v बराबर u प्लस at। दूसरा बताओ, द्वितीय समीकरण क्या होगा बेटा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तृतीय v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as, जहां v है वस्तु का अंतिम वेग, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, t है समय, a है त्वरण और s है विस्थापन। सिर्फ इतना सा, कौन सा प्रथम द्वितीय तृतीय आ जाए तो ये एक यूनिट कंप्लीट। 2 टॉपिक पूरे, 2 दिन 2 टॉपिक। कल पढ़ेंगे ऊर्जा और उष्मा, यही है ना? फिर पढ़ेंगे बल, यही है सीक्वेंस। ओके, पहले लिखो इसको, जहां कहां रहे हो अभी। क्या हुआ? लिख दिया तीनों? लिखो लिखो। चलो इससे आगे बात करेंगे, नया टॉपिक नए सिरे से कल।